दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। दोस्तों अध्याय के प्रारंभ में एक छोटी सी कहानी है। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचिए उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। तो दोस्तों क्या बताती हैं प्रशस्तियां? प्रशस्ति क्या होती है दोस्तों? तो प्रशस्ति जो होता है वो एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है। ये राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया संस्कृत भाषा का अभिलेख होता है और इसमें राजाओं के युद्ध, वीरता और उनके बड़े कार्यों के बारे में उनका गुणगान या प्रशंसा किया गया होता है। दोस्तों अरविंद जो था उसको गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका के लिए चुना गया था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार के कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा की गई थी। हरिसेन द्वारा जो है उसको प्रयाग प्रशस्ति कहा गया था। इलाहाबाद को, जो इलाहाबाद का प्राचीन नाम था, वो प्रयाग ही था। दोस्तों प्रशस्ति के बारे में आपने जान लिया कि ये विशेष किस्म का अभिलेख होता है, इसको प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ प्रशंसा या गुणगान होता है और प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे कि आपने पिछले अध्याय में गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। लेकिन गुप्त काल में राजाओं की प्रशंसा, गुणगान यानी इससे संबंधित प्रशस्तियों का महत्व और भी बढ़ गया था। दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ देखिए एक वाक्य का अंश इस प्रकार दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों में लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते होंगे कि इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में कई ढेर सारे युद्ध हुए थे और उसमें उसने विजय भी प्राप्त की थी। दोस्तों अगर जो आप आगे आने वाले मानचित्र को देखेंगे तो उसमें एक क्षेत्र को हरे रंग से दिखाया गया है, एक को लाल से और एक कुछ क्षेत्र को बैगनी रंग से और नीले रंग से दिखाया गया है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चित्र है जिसमें समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए उसके सिक्के पर अंकित किया गया है। तो दोस्तों मानचित्र इस प्रशस्ति से प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है और हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करने के लिए जो है वो प्रशस्ति में किया है। लेकिन ये जो मानचित्र है आगे आप देखेंगे इसमें आप उन क्षेत्रों के बारे में जान पाएंगे जिनका वर्णन प्रशस्ति में किया गया है। तो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आइए मानचित्र देख लेते हैं। हरा रंग देखिए, हरा रंग जो यहाँ पे है ये आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। दूसरा बिंदु क्या है? तो इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं और इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन की अनुमति दी थी। तो ये देखिए ये जो लाल कलर का आपको दिखा रहा है ये जो है ये क्षेत्र है दक्षिणापथ और यहाँ के संबंधित जो 12 राजा थे उनकी राजधानियां थी, इनको भी समुद्रगुप्त ने हराया था। दक्षिणापथ क्या है? तो दक्षिणापथ उत्तर से दक्षिण जाने वाले मार्ग का ये जो साम्राज्य था इसको दक्षिणापथ कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा बिंदु है समुद्रगुप्त के संबंध में वो है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से दिखाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ शामिल थे और ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित
होते थे। तो ये देखिए जो बैगनी रंग का घेरा बहुत बड़े विशाल साम्राज्य को दर्शाता है। यहाँ से देखिए बैगनी रंग का जो घेरा है ये पूरा पूर्वोत्तर भारत लेते हुए यहाँ पर पूरा शामिल है। तो ये समुद्रगुप्त के अधीन थे और इनके राजा उसके दरबार में उपस्थित होते थे और उसके लिए उपहार लाते थे। इसके अलावा जो नीले कलर से बाह्य इलाके का जो शासन है वो नीले रंग से दर्शाया गया है। ये संभवतः कुषाण और शक वंश के लोग थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। तो नीले कलर में आप उनको बाह्य शासकों जो कि लगभग कुषाण या शकों का शासन था उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इससे आपको समुद्रगुप्त के प्रभाव और विस्तार क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अब आइए देखते हैं वंशावलियां। तो अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। वंशावलियां क्या होती हैं? तो वंशावलियां अधिकतर राजाओं के वंश से संबंधित हैं, जिसमें उनके प्राचीन समय से लेकर उनके पिता पितामह आदि के बारे में भी जानकारी दी गई होती है। तो दोस्तों ये प्रशस्ति जो है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माता का नाम कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और उनके पिता चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है और इसमें यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ा था। और आइए देखते हैं दोस्तों जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके नाम से किस संवत का प्रारंभ हुआ? तो ये देखिए विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों जो वंशावलियां हैं उनका उल्लेख भी प्रशस्तियों में किया जाता है। समुद्र के बारे में हम उसके बाद के शासकों जैसे उसके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली या पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख और सिक्कों से भी पता चलता है। और उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। और इनके जो विद्वान हैं उनके बारे में जानकारी आप अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। अब आइए देखते हैं दोस्तों हर्षवर्धन और उसकी जीवनी हर्षचरित। तो जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख और सिक्कों से जानकारी मिलती है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। एक ऐसे ही राजा हर्षवर्धन थे और इन्होंने 6वीं शताब्दी यानी 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबार में जो दरबारी कवि बाणभट्ट थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखा था और इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। और इसके अलावा हर्षवर्धन के समय में चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग आया था। इसके बारे में आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है। ह्वेनसांग भी हर्ष के दरबार में काफ़ी समय तक रहा था और वहाँ जो कुछ उन्होंने देखा था उसका वर्णन ह्वेनसांग ने किया है। दोस्तों हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु होने पर वो थानेश्वर के राजा बने थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे और जब बंगाल शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था और बंगाल पर आक्रमण किया। मगध और संभवतः बंगाल को भी जीत कर हर्षवर्धन ने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब उस समय चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को वहां पर रोक दिया था। दोस्तों अब आइए देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में। तो इस काल में जो समय था हर्षवर्धन के समय में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। याद रखिएगा पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम था जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के पास स्थित था। चालुक्यों की राजधानी दोस्तों ऐहोल थी। तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और चालुक्य राजाओं की राजधानी ऐहोल थी और ऐहोल जो था ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। यहाँ पर कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पे अतिक्रमण करते थे और मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो कि राजधानियां जो होती थीं वो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय की जो हैं वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे।
इनके बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति के से पता चलता है और इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है और पुलिकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। रवि कीर्ति जो कि पुलकेशिन के प्रशस्ति के लेखक कवि हैं, उनके अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे और इसके अलावा उसने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, यानी हर्ष को पराजित किया। हर्ष का अर्थ आनंद होता है और कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय बहुत देर तक नहीं रही। चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अब आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो राज्य थे इनका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि सबसे महत्वपूर्ण रहा और भूमि राजस्व इनके राज्य संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थे, लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। तो इस समय राजाओं द्वारा प्रशासन चलाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। अनुवांशिक का मतलब ये कि अगर जो किसी महत्वपूर्ण पद पर कोई प्रशासक है तो उसका लड़का भी उसी पद पर आसीन हो जाता था। बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। इसके अलावा कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री और संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों के भी मंत्री थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह जिसे कि व्यापारियों के काफिले का नेता कहा जाता था, और प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार और कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग रहते थे। तो ये जो प्रशासन के महत्वपूर्ण पद थे, इनसे प्रशासन का संचालन कार्य किया जाता था। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा अलग से कि प्रशासन में जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनके नाम क्या थे और उनका कार्य क्या होता था। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इसमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित भी कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना का निर्माण हुआ था। दोस्तों कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना भी रखते थे। इसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन तो नहीं दिया जाता था, बल्कि इनके बदले इनको कुछ भूमि दान दिया जाता था और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही युद्ध के लिए वे हथियार भी जुटाते थे और इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये जो सामंत होते थे स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब आइए देखते हैं दक्षिण भारतीय राज्यों के संबंध में राज्यों में सभाएं। तो दोस्तों पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा हुई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नाम के ग्राम सभा होने की बात कही गई थी। नगरम जो होता था, तो नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। याद रखिएगा दक्षिण भारत में जो नगरम था उसका अर्थ शहर या नगरों से नहीं, बल्कि ये व्यापारियों का एक संगठन था और संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था और बहुत सी सभाएं ये बाद में कई शताब्दियों तक काम भी करती रहीं। अब आइए देखते हैं दोस्तों उस जमाने के आम लोग या साधारण नागरिकों का जीवन कैसा था। तो साधारण या जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों में मिलता है। कालिदास के नाटक के बारे में जो राज दरबार के जीवन का चित्रण प्रसिद्ध है, और इन नाटकों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण यानी उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है, और
इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो ये कहानी किस प्रकार से है, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरा को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई थी। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वालों और द्वारपाल मछुआरों के इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो दोस्तों, ये जो परंपरा है या भ्रष्टाचार है या दूसरे के जो इनाम में या उसके भाग में कुछ हिस्सेदारी या कमीशन लेने की परंपरा बहुत पहले से ही चल रही है, ऐसा इससे उल्लिखित होता है। दोस्तों, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था उसके वर्णन से भी सामान्य जनजीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और फाहियान करीब 15 वर्षों तक यहाँ पर भारत में रहा था और वो कहता है कि सामान्य लोगों की दुर्गति बहुत थी। ऊंचे और शक्तिशाली लोग इनको अछूत मानते थे और इन्हें शहरों से बाहर रहना पड़ता था। फाहियान कहता है कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार में आना पड़ता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे और ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी अन्य प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा का सेना का भी बहुत सजीव चित्रण किया गया है कि राजा की सेना कैसी चलती थी, कैसी होती थी। दोस्तों, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त डेली यूज के सामान जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने के सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि भी थे और विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों या ऊँटों और हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। और इस विशाल सेना के साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए लोग चलते थे। रास्ते में जो गांव पड़ते थे, गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से मिलना भी चाहते थे। राजा से मिलने का अर्थ ये होता है कि वे अपनी समस्याएं राजा को बताना चाहते थे, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल जो थे इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते थे कि जब राजा चलता था तो पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों एक अन्यत्र जानकारी जो विशिष्ट जानकारी होती है। तो यहाँ पे आप जानेंगे अरब के बारे में। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। अरब व्यापारी और नाविक भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन लोग थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे। आप जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो कि मरुस्थल या मरुभूमि में भी आसानी से और स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नाम के एक नए धर्म की शुरुआत की। जिस प्रकार से ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की शुरुआत की थी, उसी प्रकार इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई और इस्लाम ने अल्लाह को सर्वोपरि माना। उसके बाद सभी को समान माना गया है और यहाँ इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है जो इस प्रकार से है। देखिए, मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह का हमेशा जो है याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैला। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की दक्षिण बस्तियों से पहले ही परिचित थे, जब वो अपने साथ यहाँ पर भारत आए या इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया तो वो उन्होंने अपने साथ ये नया धर्म भी लाया और अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज के पाकिस्तान में है, उसको जीत लिया था। तो दोस्तों, ये था आज का। आशा है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।